हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल अनस्पोकन बायोलॉजी। आज की क्लास में हम जो है 9th क्लास का जो चैप्टर है सेल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ उसको कवर करेंगे। ये जो चैप्टर है ना कम्प्लीटली आपकी जो न्यू एनसीईआरटी आई है उस पर बेस्ड है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखो, सेल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, सेल का क्या मतलब है? सबसे पहले सेल का मतलब समझो कि इसका मतलब क्या है। जो सेल है ना, अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़े कि सेल क्या है, तो सेल है फंडामेंटल फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल का क्या मतलब है यहाँ पे? देखो, सबसे पहले स्ट्रक्चरल का मतलब समझो। स्ट्रक्चरल मतलब कि ऐसी यूनिट जो एक स्ट्रक्चर को बनाती है। ठीक है, और फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल मतलब कि जहां पर जितने भी बेसिक फंक्शंस है ना वो परफॉर्म होते हैं। समझ में आया? जो सेल है वो हमारी फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है। मतलब कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, तो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर को कौन बना रहा है? सेल बना रही है। और उसके जो लाइफ फंक्शन है, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है, और एक्सक्रीशन हो गया, और डाइजेशन हो गया, ये सब के सब कौन परफॉर्म करेगा? ये सब के सब सेल ही परफॉर्म करेगी। मतलब कि सारे फंडामेंटल जो आपके फंक्शंस होते हैं बॉडी के, वो कौन परफॉर्म करता है? सेल परफॉर्म करता है। और सेल क्या बनाता है? स्ट्रक्चर बनाती है किसकी? बॉडी की। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। ठीक है, चलो, वेयर डज लाइफ कम? हमने बोला कि ये फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ की जो है लाइफ को फॉर्म कर रही है। ये जो लाइफ हम वर्ड यूज कर रहे हैं, ये सबसे पहले आई कहाँ से, कैसे ओरिजिनेट हुई, इसके बारे में समझते हैं। देखो, इट इज वाइडली एक्सेप्टेड अमॉन्ग ए साइंटिफिक कम्युनिटी दैट लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। की जो सबसे पहले लाइफ है ना, वो लाइफ सबसे पहले वाटर में आई। ऐसा नहीं लैंड पर, वाटर में आई। और वाटर में भी कैसे आई? देखो, लाइफ जो है ना बहुत पहले मतलब कब? यानी कि 3.5 बिलियन ईयर अगो तब ओरिजिनेट हुई थी, है ना। तब अर्थ पर कंडीशंस, जैसे आज तुम अर्थ देख रहे हो ना, हरी भरी अर्थ देख रहे हो, ऐसी अर्थ नहीं थी। ऐसी अर्थ थी। ऐसी कैसी? देखो, इस तरह से ये मौसम देखो, है ना, ओशंस देखो। मतलब कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर हो रहा है, ठीक है, बहुत लाइटनिंग हो रही है, रेनिंग हो रही है, ऐसी कंडीशंस थी। इन कंडीशंस पे सबसे पहले लाइफ आई। और जो लाइफ आई ना, ये लाइफ सबसे पहले वाटर में आई। और कैसे आई? जो केमिकल मॉलिक्यूल थे ना, वो केमिकल मॉलिक्यूल चेंज हुए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। और इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने सबसे पहले क्या बनाया? सेल बनाया। समझ में आया नहीं आया? मतलब कि सबसे पहले जो लाइफ थी वो कहाँ आई? ओशंस में आई थी, ठीक है, वाटर में आई थी। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि कोई पूल था, वाटर पूल्स, इसमें आई विद द चेंजिंग इन्वायरमेंट। जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज हुआ, ऐसे ऐसे जो लाइफ है वो आई थी। ठीक है, कुछ मानते हैं ओशन में आई, मतलब कि पूल में आया, ओशन में आई। सबसे पहले लाइफ आई कहाँ है? सबसे पहले वाटर में लाइफ आई है। ठीक है, कैसे आई है? केमिकल मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से सेल्स बनी। समझ लो, यानी कि सबसे पहले जो लाइफ आई किस फॉर्म में आई? एक सेल की फॉर्म में आई। ठीक है, अच्छा, इसका एविडेंस क्या है कि एक सेल की फॉर्म में लाइफ आई है? देखो, आज भी हम अर्थ पे देखें ना, तो अर्थ पर हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं, कोल्ड वाटर स्प्रिंग्स हैं। मतलब ऐसी ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर कोई नॉर्मल ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता, लेकिन कुछ बैक्टीरिया हमको मिलते हैं। समझ में आया नहीं आया? इन इंडिया हॉट वाटर स्प्रिंग ऑफ पूगा वैली इन लद्दाख। लद्दाख में जो आप ये फोटो देख रहे हो ना, ये पूगा वैली की है। यहाँ पर ये हॉट वाटर स्प्रिंग है। इसमें देख रहे हो ये इतना ज्यादा भाप जो निकल रहा है, ये क्या है? इसमें गर्म पानी को उबल रहा है, बॉइलिंग वाटर है। ठीक है, और इस बॉइलिंग वाटर में भी ना आपने क्या क्या है? इस बॉइलिंग वाटर में भी बैक्टीरिया हमको देखने को मिल जाएंगे। और उन बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे? ऐसे बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम कंडीशंस में मिल रहे हैं। ठीक है, और जो ज्यादा हाई टेम्परेचर पर बैक्टीरिया मिलता है ना, उसको हम बोलते हैं थर्मोफाइल्स। क्या बोलते हैं? थर्मोफाइल्स। फाइल्स मतलब होता है लविंग, मतलब कि हीट लविंग बैक्टीरिया। थर्मो मतलब टेम्परेचर, और फाइल मतलब लविंग। मतलब ऐसा बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम टेम्परेचर यानी कि हाई टेम्परेचर पर मिल रहा है,
ठीक है। अच्छा, और ऐसी ही कंडीशंस प्रिमिटिव अर्थ पर होंगी, कब होंगी, जब 3.5 बिलियन ईयर अगो वाली अर्थ होगी ना, ऐसी ही इन्वायरमेंटल कंडीशंस होंगी, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होंगे, रेनिंग होगी, लाइटनिंग होगी, यूवी रेडिएशन आ रही है, वहां पर सबसे पहले ऐसे ही बैक्टीरिया आए थे। कौन से बैक्टीरिया, थर्मोफाइल्स, है ना, थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है, जो सॉल्टी वाटर में आ सके, हेलोफाइल्स, ठीक है। इन बैक्टीरिया के ग्रुप को हम बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं, आर्की बैक्टीरिया। ये जो आर्की बैक्टीरिया है ना, आर्की मतलब प्रिमिटिव, ऐसे बैक्टीरिया जो प्रिमिटिव कंडीशंस पे मिलते हैं, और आज भी वो बैक्टीरिया जो है वो मिलते हैं अर्थ पे, ठीक है, जहां पर प्रिमिटिव कंडीशंस होती हो, जैसे कि हॉट वाटर स्प्रिंग है, कोल्ड वाटर स्प्रिंग है, ठीक है। अच्छा, एक इंस्टीट्यूट है बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट लखनऊ में, बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंस लखनऊ में। ये इसके जो साइंटिस्ट है वो ऐसा मानते हैं कि जो ऑर्गेनिक मैटर है ना, उसके अराउंड कैल्शियम कार्बोनेट की, किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर जो है वो फॉर्म होना शुरू हुई, और लेटर ऑन इस कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर ने क्या बना ली, सेल मेम्ब्रेन बना ली, ठीक है। और कैसे बनाई, इन्हीं एक्सट्रीम कंडीशंस पे बनाई, ठीक है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट की मेम्ब्रेन जो बनी हुई है ना, ये क्या करती थी, ये इनको हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने का काम करते थे, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद इसको लेटर ऑन इसने सेल मेम्ब्रेन को बना लिया, ठीक है। इस तरह से सेल जो है वो फॉर्म हुई थी, ठीक है। चलो देखो, हमने अभी पढ़ा कि सेल क्या है ना, सेल की डेफिनेशन हमने पढ़ी, हमने ये पढ़ा कि सबसे पहले सेल कैसे बनी, ठीक है। जो सेल ऑर्गेनिज्म है ना, वो दो तरह के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। एक तो वो ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेलुलर है, एक वो ऑर्गेनिज्म जो कि मल्टी सेलुलर है। यूनिसेलुलर का मतलब क्या है, यूनिसेलुलर का मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास सिर्फ क्या है, सिंगल सेल है, मतलब उनकी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो एक सेल से बनी है, इस तरह से एक सेल से बनी है उनकी पूरी बॉडी, ठीक है। अब ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि बैक्टीरिया अभी हमने देखा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और क्या है, और जैसे कि अमीबा, आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर में 8th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। और पैरामीशियम, ठीक है। ये क्या है, ये यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि इनकी पूरी बॉडी सिर्फ एक ही सेल से मिलके बनी है, एक ही सेल बनाती है पूरी बॉडी। अब एक सोच कर देखो, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग अगर ऑर्गेनिज्म होता है कोई, तो जो लाइफ प्रोसेसेस होती है ना, कौन सी लाइफ प्रोसेसेस, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है, और डाइजेशन हो गया, और एक्सक्रीशन हो गया, ये सारी की सारी जो लाइफ प्रोसेसेस हैं ये सिंगल सेल के थ्रू होती है, ठीक है। मतलब कि एक सेल जो है ये सारी की सारी लाइफ प्रोसेसेस करती है, ठीक है। इस तरह इसको ना इस तरह से सोच के देखो कि एक फैक्ट्री में एक ही मजदूर और सारा काम कर रहा है ना, वो रॉ मटेरियल भी ला रहा है, उसको प्रोसेस भी कर रहा है, उसको वो क्या बोलते हैं, उसको उससे प्रोडक्ट भी बना रहा है, ठीक है। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जहाँ पर सारा का सारा काम एक ही सेल कर रही है। अच्छा, इसके बाद आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारी सेल से मिलकर बने हैं। अभी जो बहुत सारी सेल्स है ना, इन सेल्स में भी ऑर्गेनाइजेशन है, लेवल है। लेवल कैसे कि सबसे नीचे वाले लेवल पर आते हैं सेल, मतलब कि सेल मिलकर फंक्शन कर रही है, सेल्स मिलकर फंक्शन कर रही है, टिश्यूज नहीं बने, सेल मिलकर है, 5 6 7 सेल है, मिल रही है और फंक्शन कर रही है, पूरा ऑर्गेनिज्म बना रही है, ठीक है। उसके बाद और जब डेवलपमेंट होती है तो ये सेल्स मिलकर टिश्यूज बना लेती है, मतलब कि ऑर्गेनिज्म में अब टिश्यूज डेवलप हो गए, मतलब कि बहुत सारी सेल्स मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है और क्या बना रही है, और टिश्यूज बना रही है ना। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, स्किन है, स्किन क्या है, स्किन टिश्यूज है, और आप स्किन पर देखो जितनी भी सेल्स है ना, ये सारी सेल्स एक जैसी सेल्स है ना, सिमिलर है सेल्स ये, और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है। स्पेसिफिक फंक्शन मतलब कि प्रोटेक्शन का काम कर रही है हमारी बॉडी टिश्यूज को, जो बाकी टिश्यूज है उनको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। तो ये क्या हो गए, टिश्यूज हो गए। कुछ ऑर्गेनिज्म में टिश्यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कुछ ऑर्गेनिज्म और थोड़ा सा और लेवल बढ़ा दो ना इनका, तो ये टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बना लेते हैं, जैसे कि स्टमक बना लिया, इंटेस्टाइन बना ली, समझ लो। ये आई देखो, ये भी एक तरह का ऑर्गन है, ठीक है, जो वेरियस टिश्यूज से मिलकर बना होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं
ऑर्गन, मतलब ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि उन ऑर्गेनिज्म में क्या है, ऑर्गन्स, और सिर्फ ऑर्गन्स हैं, पर्टिकुलर ऑर्गन। समझ में आया नहीं आया? सॉरी। और ये जो ऑर्गन्स हैं, ये जब इन ऑर्गन और थोड़ा लेवल बढ़ा देना, ये ऑर्गन, 2-3 ऑर्गन मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं। जैसे कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नोस्ट्रिल्स है, नोज है, हमारा जो है वो फेरिंग्स है, ठीक है, और क्या है, और हमारा विंड पाइप है, लंग्स हैं, ठीक है। ये सारा का सारा किस में आता है, ऑर्गन सिस्टम में आता है, जहाँ अलग अलग ऑर्गन मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। समझ में आया? तो जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, इनमें वेरियस लेवल होते हैं, किसी में टिश्यू लेवल होता है, किसी में ऑर्गन लेवल होता है, किसी में ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, ठीक है। चलो इसके बाद बात करें। देखो ये जो चैप्टर है ना, ये आपका सेल के बारे में, तो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात नहीं करेंगे यहाँ पे, हम बात करेंगे यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है, जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है ना, उसको देखा किसने सबसे पहले? देखो ये जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है ना, उसको सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था, ठीक है, एक सेकेंड। रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था, और रॉबर्ट हुक ने भी कैसे ऑब्जर्व किया था? रॉबर्ट हुक ने ये इस तरह से अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया था, उससे वो ऑब्जर्व किया था, ठीक है। मतलब कि ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, इनको हम अपनी ये जो नेक्ड आई है उनसे नहीं देख सकते हैं, ठीक है। उनको देखने के लिए हमें क्या चाहिए? उनको देखने के लिए हमें कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट चाहिए। अच्छा, हम कितने मतलब कितने छोटे ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं? अगर हम बात करें कि ऐसा कोई मिनिमम ऑब्जेक्ट साइज है जिसको हम देख सकते हैं? हाँ है। हम लगभग, अगर मैं 2 डॉट्स को देखूं ना, अगर मैं 2 डॉट्स को लूं, इन डॉट्स के बीच में अगर 0.1 mm की डिस्टेंस है ना, तो मैं उन 2 डॉट्स को क्लियरली देख सकती हूँ अलग अलग। लेकिन 0.1 mm से कम डिस्टेंस होने पर ये 2 डॉट्स मुझे एक डॉट जैसी नजर आने लगेगी। मतलब कि मेरी आंखों का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या है, मतलब कितना डिफरेंस देख सकती है मेरी आंखें? मेरी आंखें 0.1 mm तक डिफरेंस देख सकती है। समझ में आया नहीं आया? उससे कम अगर डिफरेंस होगा ना, तो मुझे वो डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। मतलब अगर इससे कम डिस्टेंस होगा तो मुझे वो डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। समझ में आया? अगर वो होगा भी पर मुझे दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मेरी आंखों की कैपेसिटी ही इतनी है कि मैं उतना देख सकूं। एक ह्यूमन आई की कैपेसिटी इतनी ही होती है कि वो 0.1 mm अगर 2 ऑब्जेक्ट से बीच में डिस्टेंस है ना, तो वो उनको डिस्टिंक्ट देख सकती है। लेकिन अगर इससे कम हुआ ना, तो हमें ऐसा लगेगा कि एक ही है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अच्छा, देखो एक टेबल दी हुई है एनसीईआरटी में, बहुत खूबसूरत टेबल है। इसमें साइज बताया हुआ है कि जैसे एटम है, एटम का जो साइज है वो कितना होता है? 0.1 नैनोमीटर होता है, ठीक है। प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं, उससे बड़े थोड़े प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं, उनका साइज 1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर के बीच में होता है। देखो यूनिट के लिए बता देती हूँ, 1 नैनोमीटर जो होता है ना, 1 नैनोमीटर होता है इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर के, ठीक है। और 1 माइक्रोमीटर होता है इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर के, और 1 mm होता है आपका 10⁻⁻3 मीटर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना वो जो है साइज निकाल लेना आप, ठीक है। अच्छा, उससे प्रोटीन और लिपिड से थोड़ा बड़ा साइज होता है किसका? वायरस और राइबोसोम्स का। उससे बड़े होते हैं क्या? बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया का जो साइज होता है ना, वो 100 नैनोमीटर से 1 माइक्रोन मीटर के बीच में होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें, उसके बाद होते हैं आपके ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, इनका साइज 1 से लेके 10 माइक्रोन मीटर तक होता है। अच्छा, उसके बाद बात करें, उसके बाद जैसे एनिमल सेल और प्लांट सेल्स आती है ना, एक सेकेंड, एनिमल सेल और प्लांट सेल्स आती है, उनका साइज इसके बीच में होता है। उसके बाद अमीबा आता है। देखो अमीबा के बाद फिश एग। अच्छा, फिश एग तक हम देख सकते हैं चीजों को, लेकिन फिश एग से नीचे जो छोटी चीजें जो इनका साइज 100 माइक्रोमीटर से, एक सेकेंड, जिनका साइज 100 माइक्रोमीटर से 1 mm के बीच में होता है ना, उनका हम साइज क्लियरली नहीं देख पाते। समझ में आया? उनको देखने के लिए, उनसे छोटे ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप बोलते हैं।
ठीक है। अच्छा चलो देखो, सबसे पहले जो सेल थी, है ना, सेल थी, वो किसने ऑब्जर्व करी? वो ऑब्जर्व करी थी रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक ने ना सेल को ऑब्जर्व नहीं किया था, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इस तरह से एक थिन स्लाइस लिया था। किसका स्लाइस लिया था? उन्होंने लिया था स्लाइस कॉर्क का। और इस कॉर्क के स्लाइस को उन्होंने खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया और उसके अंदर ऑब्जर्व करके देखा इस तरह से, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो ऑब्जेक्टिव लेंस को एक पर्टिकुलर लेंथ पर रखा और फिर उसको मैग्नीफाई कर दिया। मैग्नीफाई मतलब उस जो ऑब्जेक्ट है ना उसकी इमेज को मैग्नीफाई कर दिया, ठीक है। और कितना वो मैग्नीफाई कर पाए? वो 200 से 300x, यानी कि इतना 200 to 300 टाइम्स ज्यादा मैग्नीफाई कर पाए थे, ठीक है। और फिर क्या ऑब्जर्व किया? स्लाइस ऑफ कॉर्क ऑब्जर्व किया था उन्होंने, ठीक है। उन्होंने ना स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट देखे थे जिनका नाम क्या पड़ा? सेल पड़ा था। उसके बाद एंटोन वॉन लीवेनहॉक आए थे जिन्होंने एक लिविंग सेल को देखा था। मतलब कि रॉबर्ट हुक ने सेल तो देखी, लेकिन कैसी सेल देखी? डेड सेल देखी। समझ में आया नहीं आया? अच्छा चलो देखो, यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत पिक्चर दे रखी है, ये वाली। ये क्या है? ये लाइट माइक्रोस्कोप है। बहुत सारे बच्चों ने ये माइक्रोस्कोप अपनी लैब में देखा भी होगा, ठीक है। कुछ ने नहीं भी देखा होगा, लेकिन कुछ ने देखा भी होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो माइक्रोस्कोप है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं। देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें है ये आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस। ये जो दोनों लेंसेज है ना, ये कैसे लेंसेज है? ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। कैसे लेंस है? कॉन्वेक्स। और इनको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लगाया हुआ है ताकि चीजों को मैग्नीफाई किया जाए, ठीक है। ये आईपीस, लेट सपोज ये आईपीस जो है ये 10x है इसकी जो पावर है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव लेंस जो होते हैं, एक 3 लेंस लगे होते हैं ऑब्जेक्टिव। एक तो 10x होती है एक की पावर, एक की पावर होती है 40x और एक की पावर होती है 100x, ठीक है। अच्छा, जब हम स्पेसिमेन को देखते हैं ना और हम 10x वाले लेंस को और आईपीस को लगा के देखें तो 10x मतलब कि ये 10x और ये 10x को मल्टीप्लाई कर दो 100x, यानी कि हम इमेज को कितना, हम जो स्पेसिमेन की इमेजेस को कितना मैग्नीफाई कर रहे हैं? 100x मैग्नीफाई कर रहे हैं, 100 टाइम्स मैग्नीफाई करके इमेज देख रहे हैं। अगर यहीं पर हम 40x वाला ऑब्जेक्टिव लेंस लगाकर देखें ना तो 40x मल्टीप्लाई 10x, ठीक है। मतलब हम इमेज को कितना मैग्नीफाई कर रहे हैं? हम उसको 400 टाइम्स ज्यादा मैग्नीफाई कर रहे हैं। समझ में आया नहीं आया? तो इस तरह से हम इमेज को मैग्नीफाई करते हैं। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें। अब इसके बाद देखो और क्या इंपॉर्टेंट है। एक ये स्टेज होती है, ये स्टेज वो होती है जहां पर हम स्पेसिमेन को रखते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज 4th नंबर की क्या? लाइट माइक्रोस्कोप है। मतलब कि यहाँ पर जो हम इमेज देखते हैं ना उसके लिए जो सोर्स है वो क्या है? वो लाइट है। मतलब कि लाइट होनी चाहिए, अंधेरे कमरे में इमेज नहीं दिखेगी, हमें उसके लिए लाइट चाहिए, ठीक है। ये जो मिरर होता है ना, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है कहाँ पर? यहाँ जो स्पेसिमेन रखा होता है उसके बाद इमेज बनती है और उसको हम देखते हैं। समझ में आया? ये इसका एक कंसेप्ट होता है कि लाइट आएगी, लाइट जो है वो मिरर पर आएगी, मिरर के बाद कहाँ जाएगी? स्पेसिमेन पर जाएगी। स्पेसिमेन के ऊपर हमारा ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों रखे हैं और हम क्या देख रहे हैं? इमेज को देख रहे हैं। अच्छा, इसको होल्ड करने के लिए हमारे पास हैंडल होता है और ये नीचे बेस होता है ताकि ये अच्छे से स्टेबल हो सके। अच्छा, और क्या इंपॉर्टेंट चीज है? अब ये जो ट्यूब होती है ना, एक तो यहाँ पर आईपीस लग रहा है और ये ऑब्जेक्टिव लेंस लग रहा है और बीच में ये जो ट्यूब देख रहे हो मेटल की, इसको बोलते हैं बॉडी क्यूब, ठीक है। इस बॉडी क्यूब को मूव करने के लिए, फोकस को सेट करने के लिए हमारे पास दो नोब दिए होते हैं। एक तो ये जो बड़ा वाला देख रहे हो इसको बोलते हैं कोर्स नोब, कोर्स एडजस्टमेंट नोब, और एक ये छोटा वाला देख रहे हो इसको बोलते हैं फाइन एडजस्टमेंट नोब। सबसे पहले कोर्स एडजस्टमेंट नोब से फोकस किया जाता है, फिर डिस्टिंक्ट क्लियरली देखने के लिए फिर फाइन एडजस्टमेंट वाली जो नोब होती है ना इसको यूज किया जाता है। समझ में आया नहीं आया? तो ये प्रॉपर फंक्शनिंग है लाइट माइक्रोस्कोप की। उसके बाद देखो ये जो लाइट माइक्रोस्कोप है ना, इसमें आप सेल की स्ट्रक्चर देख सकते हो, लेकिन सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर कौन से ऑर्गेनल है और क्या क्या है, इसको देखने के लिए हमें और भी एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए। और वो टेक्नोलॉजी क्या है? वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मतलब कि हमें
सेल के अंदर वाली चीजें जो है मतलब कि जो ऑर्गेनल्स और भी छोटे ऑर्गेनल्स जो है उनको देखने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। अच्छा देखो, लाइट माइक्रोस्कोप में सोर्स ऑफ लाइट क्या था, लाइट, ठीक है। यहाँ पर जो सोर्स होगा ना वो क्या है, वो है इलेक्ट्रॉन्स की बीम, यानी कि इस तरह से ये स्पेसिमेन रखा और इस पर इलेक्ट्रॉन्स की बीम को रिलीज किया जाता है और एक इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करने का डिटेक्टर होता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स की बीम को रिसीव करता है और जिससे इमेज बनती है और इस इमेज को हम इस तरह से कंप्यूटर पर देखते हैं, अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। जो ये आप इमेज देख रहे हो ना नीचे, ये क्या है, ये आरबीसी की इमेज है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आरबीसी इस तरह से दिखाई देती है। कुछ समझ में आया नहीं आया? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इंपॉर्टेंस क्या है कि जो छोटी चीजें हैं, जो सेल ऑर्गेनल्स हो गए, न्यूक्लियस हो गए, राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर हो गई, इनको देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज जो है वो करते हैं। समझ में आया? ये है। चलो आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन और उसके बारे में, ठीक है। चलो, थैंक यू।